हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेक्सनलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन हमें बेसिकली 3-4 थीम पे ही काम करना है, उसमें अपना काम हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहली थीम है वो है कि डिफरेंट फेजेस क्या थे नेशनल मूवमेंट के। नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ, कैसे अभी तक पहुंचा, आजकल क्या चल रहा है और कहाँ से शुरू हुआ। तो हम सबसे पहले अपनी डेफिनेशन देखेंगे कि भाई नेशनलिज्म जो है, नेशनल मूवमेंट या फिर लेफ्ट विंग, इसको बोलते क्या है। ये जो है एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोमेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोमेंट है। इसको इंस्पायर किसने किया था, माओइस्ट आइडियोलॉजी, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे माओ, उनकी आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर हुआ था। और ये क्या चीज़ कर रहा था, ये कह रहा था कि हम ओवरथ्रो कर देंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे किसको, स्टेट को। किसके थ्रू, आर्म्ड रेबिलियन से, हथियारों से हम स्टेट को उखाड़ के फेंक देंगे। ये इसकी डेफिनेशन है नेशनलिज्म की। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो ये शुरू हुआ था जी आपको ये 5-6 फेज में समझाना पड़ेगा कि शुरू कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये सबसे पहला फेज जो आएगा इसका, वो आएगा 1967 से लेकर के 1972 तक। तो पहली चीज़ कहाँ पे लिखनी है, 1967। यहाँ पे ये लोग क्या थे, इनका जेनेसिस हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी 1967 में। कहाँ पे हुई थी, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। और ये आइडियोलॉजिकली उस टाइम पे काम कर रहा था। ये इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, इनके पास कोई मास बेस नहीं था उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोग इनके पास आ गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ इनके पास आ गई थी, नहीं, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी दी थी इन्होंने। लेकिन क्या हुआ, 6 साल में जैसे ही इन्होंने एक नया मोमेंट शुरू किया तो गवर्नमेंट भी अपना रेस्पॉन्ड करेगी। तो 1972 से 1980 तक के फेज को बोलते हैं डिक्लाइन फेज। पहला फेज क्या है नेशनलिज्म का, आइडियोलॉजिकल फेज। दूसरा फेज क्या है, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज क्यों, डिक्लाइन फेज इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिसका नाम था स्टीपलेज। स्टीपलेज 1971 में शुरू किया था गवर्नमेंट ने इनको हटाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखनी चाहिए, ऑपरेशन स्टीपलेज। इंटरनल आइडियोलॉजी स्प्लिट हो गया था आपस में ही। भाई जब आप भीड़ इकट्ठा कर लोगे तो होता है ना, जैसे कि दो लोगों की नहीं बन रही है आपस में, तो इंटरनल आइडियोलॉजी इनका स्प्लिट हो गया था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इनका जो अर्बन सपोर्ट था वो लॉस हो गया था, अर्बन सपोर्ट इनको अब नहीं मिल रहा था। 1980 में क्या हुआ, 1980 से लेकर के 2004 तक, एक तो ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ गए थे कि चलो भाई पॉलिटिक्स करके खुद को मजबूत करते हैं। इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन करना शुरू कर दिया था अपना, और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया इन्होंने, सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लिखना है, PWG। PWG क्या था, प्यूपिल वॉर ग्रुप बनाया इन्होंने आंध्र प्रदेश में जाकर के। आंध्र प्रदेश में क्या बनाया, PWG, प्यूपिल वॉर ग्रुप। और MCC क्या बनाया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बनाया इन्होंने बिहार और झारखंड के एरिया में। और अब इनका जो एक्सपेंड था वो छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र तक हो गया था। ये हो गया आपका तीसरा फेज। पहला फेज क्या हुआ, जेनेसिस हुआ। दूसरा फेज क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तीसरा फेज क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ। चौथा फेज था 2004 से लेकर के 2010 तक का। अब इन्होंने अपने आप को कॉन्सोलिडेट करना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था, कॉन्सोलिडेट। और अब ये पीक पे पहुंच गए थे। 2004 में ये मर्ज हो गए। ये जो इन्होंने PWG और MCC बनाया था, इसको मर्ज करके इन्होंने बना लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPIM। और ये पॉलिटिक्स में आ गए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करने लगे। अब ये जो थे, अब इन्होंने रेड कॉरिडोर बनाया, लाल कॉरिडोर। जहाँ जहाँ ये फैलते जा रहे थे, जहाँ जहाँ इनका फैलाव था, उसको क्या बोलते हैं, लाल कॉरिडोर। ओके, ये चीज़ पीक पे थी। इस चीज़ को हम साबित कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 2010 का डाटा कि देखो 2010 में यहाँ पे 220 जिले, भारत के 220 जिले, टोटल 760 के आसपास जिले हैं हमारे पास। उसमें से 1/3 मान के चलो आप, लगभग 1/3, 30% हिस्से पे रेड कॉरिडोर फैल गया था। तो 220 जिले पे अफेक्ट था इनका नेशनल मूवमेंट का। और जो वायलेंस था ना 2004 से लेकर के 2010 तक, वो 1800 इंसिडेंट हुए थे। कितने इंसिडेंट हुए थे, 1800। कितने जिले थे, 220। और जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो 2010 में, जिसको बोला जाता है दंतेवाड़ा, एक जगह है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में अटैक किया तो 75 या 76 CRPF वाले जो थे वो शहीद हो गए थे। तो जब ये हुआ तो उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था कि ये क्या हुआ है। तो आपको लिखना पड़ेगा 2010 दंतेवाड़ा अटैक, 75 CRPF किल्ड। फिर था एक जीरम घाटी अटैक। एक घाटी थी जीरम घाटी। जीरम घाटी में क्या हुआ था कि कांग्रेस लीडरशिप जो थी वो 2013 में, वहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जा रहे थे, तो इन लोगों ने रोक करके उनको मर्डर कर दिया। तो उसको बोलते हैं जीरम घाटी अटैक, सीनियर कांग्रेस लीडर्स किल्ड। उसके बाद सरकार ने
इनसे नो टॉलरेंस की नीति अपना ली थी कि भाई अब हम आपको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जो 2010 से 2017 के बीच का जो फेज चला वो चला डिक्लाइन का। अब ये कम होना शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त दिया तो ये डिक्लाइनेशन में आ गए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ऑपरेशन स्टीपलीज 1971 में था, ऑपरेशन ग्रीन हंट उसके बाद शुरू किया गया। 2010 में जहाँ पे 220 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए थे, 2017 तक ये 100 डिस्ट्रिक्ट में सिमट गए, यानी कि गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया था। 2018 से और 2025 तक की बात करें, अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये 100 से 45 डिस्ट्रिक्ट में आ गए अब, तो यानी कि और कम कर दिया है। हमने 2026 तक सोच रखा है कि इनको मार्च तक एंड कर देंगे। चलिए अब देखिए, ये है आपका मैप में अगर आप देखोगे तो ये 2013 का मैप है। 2013 में कितने जिलों में फैला हुआ था, इसी को बोलते थे लाल कॉरिडोर, इसको क्या बोलते थे, रेड कॉरिडोर। अब ये कितने में आ गया है, 2025 तक होते होते अब ये बस इतने में सिमट गया है। अब इसको आप बना सकते हो अपने एग्जाम में समझाने के लिए कि देखो कितना कम हुआ है, ये वाला एरिया है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरी थीम है आपकी, वो जनरेट होती है। दूसरी थीम ये है कि ये जो पूरा का पूरा नेशनलिज्म है, ये पूरा ईस्ट इंडिया में, ये क्यों, सिर्फ जब मैप में देखोगे कि ईस्ट इंडिया में ही क्यों है ज़्यादा, कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इसको ईस्ट इंडिया तक ही रोक के रखा, कौन कौन से फैक्टर थे कि ये ईस्ट इंडिया में ही उभरा। तो दूसरा क्वेश्चन यही है कि फैक्टर्स बताइए जिन्होंने डिटरमाइन किया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ईस्ट इंडिया में उभरने के लिए। तो आप यहाँ पे 5 चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे आप, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, कि भाई ये ऐसा नहीं था कि 1967 में तो नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम हिस्टोरिकली थी। आप बताइए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाया था। क्या लगाया था, परमानेंट सेटलमेंट। सभी को याद है परमानेंट सेटलमेंट 1973 में कब आया था, ये आया था। ये कहाँ पे आया था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो आया था। परमानेंट सेटलमेंट किस एरिया में आया था, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था ये भी तो इसी एरिया में आया था ना, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या था, जमींदार्स निकल के आए थे, बिहार में, वेस्ट बंगाल में जमींदार्स बन गए थे। अब जमींदार्स ने क्या हुआ कि लैंडलेस कर दिया था। अब सारी जमीन जब जमींदारों के पास होगी तो SC और ST तो लैंडलेस हो गए, उनके पास तो जमीन ही नहीं है। तो ट्राइबल्स अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे थे, इसलिए जब लैंड का इशू आया, जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, वाटर, लैंड और फॉरेस्ट, जब इन चीज़ों की बात आई तो वो इमोशनल हो गए, उनको बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी फील हुई उस मुद्दे से। तो पहली चीज़ आप लिखोगे कि भाई हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम थी। दूसरी लिखोगे आप ट्राइबल का हार्टलैंड। अगर आप इस एरिया में देखोगे ईस्ट इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया जो था वो ओवरलैप करता था शेड्यूल एरियाज के साथ। शेड्यूल एरियाज भी इसी एरिया में थे और ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल्स भी ज़्यादा यहीं पे थे और लैंड भी इनके पास नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, हम देखिए अगर, तो हम देखेंगे कि देखो बस्तर रीजन है, बस्तर रीजन कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहाँ पे आपको बस्तर रीजन मिल जाएगा इस तरफ। फिर आप देखोगे कि संथाल मोमेंट है, संथाल जो है वो झारखंड में है, कोरापुट इलाका है उड़ीसा में है। ये क्या है, ये ट्राइबल्स के हार्टलैंड है, जहाँ पे ट्राइबल्स बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इससे समझाएंगे कि देखो ट्राइबल्स यहाँ पे थे, उनकी की लैंड एलियनेशन हुआ था, इस वजह से नक्सल मूवमेंट ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा तेजी से फैला। दूसरी चीज़, बहुत वीक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला, बहुत ही कमज़ोर इम्प्लीमेंटेशन था किस चीज़ का, 5th शेड्यूल का, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को ज़्यादा एलियनेशन फील हुआ। पैसा एक्ट, जो पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज के लिए जो पंचायत को एक्सटेंड किया गया था 1996 में, उसका भी काफ़ी वीक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला। और फॉरेस्ट में जो राइट थे ट्राइबल्स के, वो भी 2006 में जाकर के उनको मिले, उससे पहले नहीं मिले थे। तो इन सब चीज़ों ने उनको एक्सपेंड करने में मदद की और वो वहाँ पे ज़्यादा फैल गए। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हम लिखेंगे पुअर्टी। गरीबी भी एक कारण था। लेफ्ट विंग जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे गरीबी क्या थी, ज़्यादा थी। हेल्थ क्या थी, पुअर थी। लिटरेसी क्या थी, लो थी। जब कोई इंसान गरीब रहेगा, हेल्थ में कमज़ोर रहेगा, लिटरेसी उसके पास नहीं होगी, तो उसको बहकाना, उसको समझाना कि भाई तुम्हारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो नक्सलाइट्स के लिए ये ज़्यादा आसान था। एग्जाम्पल्स, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स लिखें तो दंतेवाड़ा एक जगह हो गई, सुकमा हो गई, बीजापुर हो गया, ये सब जो है यहाँ पे पॉवर्टी देखी गई है। दंतेवाड़ा में तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, सुकमा बस्तर भी रीजन में। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है मिनरल्स की। अब देखो मिनरल्स क्या है, ईस्ट इंडिया में हमारे 70% इंडिया का कोयला ईस्ट इंडिया में है, आयरन भी ईस्ट इंडिया में काफ़ी है, बॉक्साइट भी इंडिया में काफ़ी है।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सरकार को, अब इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए, इंडिया को इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए हमको माइनिंग करनी पड़ेगी। अब माइनिंग करेंगे तो भाई आपको कुछ लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा। जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ पे रहने वाले कौन है, फिर इशू वही आ जाता है कि वहाँ पे रहने वाले हैं ट्राइबल्स को आप डिस्प्लेस करोगे तो उनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन थी तो जो हमने मैकेनिज्म बनाए 5th शेड्यूल, पैसा एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वो भी उनके अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। एक उनको हमने यहाँ से हटा भी दिया, जब डिस्प्लेस कर दिया तो वो और ज़्यादा नक्सलाइट्स के पास जाएंगे और नक्सलिज्म को वो और बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बस्तर रीजन का। बस्तर रीजन में क्या था, हाई मिनरल्स था। मिनरल्स क्या थे, हाई थे, लेकिन लोग क्या थे, गरीब थे। हाई मिनरल, पुअर पीपल। अगला इश्यू गवर्नेंस का। गवर्नेंस क्यों लो क्यों होगी, गवर्नेंस क्यों लो थी? भाई देखो वहाँ पे रोड्स ही नहीं थे, रोड्स की बहुत पुअर कनेक्टिविटी थी। अब सरकार बनाए भी तो कैसे बनाए, क्योंकि नक्सलिज्म इतना बढ़ गया था और जो रोड बनाते थे उसी को बम लगा के उड़ा दो। तो पुअर रोड कनेक्टिविटी, लिमिटेड पुलिसिंग, पुलिस क्या करेगी भाई, जाकर पुलिस जा ही नहीं पाती थी, जस्टिस नहीं मिल पाता था लोगों को, डिफ़िकल्ट ट्रेन था, बहुत ही डिफरेंट ट्रेन्स था, फॉरेस्ट थे, हिल्स थे, ठीक है। और जस्टिस में तो कहा जाता है कि भाई ये अपनी जन अदालत जो है अलग लगाते थे, माओइस्ट जो थे, इन्होंने अपना एक पैरेलल सिस्टम शुरू कर दिया था जन अदालत लगाने का, जिसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। कंगारू की तरह हो, अच्छा तूने ये नहीं किया, तूने नहीं किया, गोली मारो खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट इनका थोड़ा चल गया था वहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छी पॉइंट है एक और, कि ये जो 5th शेड्यूल था, ये जो 5th शेड्यूल था और इसका जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका जो अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई इंक्रीज हुआ, और ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि लेफ्ट विंग ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से 5th शेड्यूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो दोनों ही पक्ष हमको देखने पड़ेंगे। अब दोनों पक्ष हमको क्या देखने पड़ेंगे, हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो 5th शेड्यूल था ये किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 244, हमको क्या लिखना है, आर्टिकल 244 में 5th शेड्यूल की जिक्र की गई है। अब ये जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल लैंड और रिसोर्सेज के बारे में क्या बोलता है? 5th शेड्यूल ने गवर्नर साहब को 2 पावर दी। गवर्नर साहब को कहा कि देखो साहब, आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आप रोकेंगे, लैंड ट्रांसफ़र को नहीं होने देना है। किसको? नॉन ट्राइबल्स को। जो लोग ट्राइबल नहीं है उनको लैंड ट्रांसफ़र होने से रोकना किसका काम था? गवर्नर साहब का। और आप रेगुलेट करेंगे किसको? माइनिंग को और फॉरेस्ट यूज को, कि भाई ये जंगल का यूज कैसे होगा, कितना माइनर्स करेंगे, कितना माइनर प्रोड्यूस में ट्राइबल्स करेंगे, कितना क्या होगा। लेकिन इसमें इशू आ गया, गवर्नर साहब जो है रेयरली ही, बहुत ही मुश्किल से इस पावर का यूज करते थे। गवर्नर साहब बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर का यूज रेयरली करते थे, यानी कि वो लगातार यूज नहीं कर रहे थे जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सके। लार्ज स्केल पे गवर्नर साहब लार्ज स्केल पे लैंड अल्टरेशन कर रहे थे, माइनिंग के लिए, डैम के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। तो इनसे जब लैंड माइनिंग में जा रही है, डैम बनाने में जा रही है, इंडस्ट्री लगाने में जा रही है, तो बेचारे ट्राइबल्स और ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, इस डाटा को हम कैसे समझाएंगे? इस डाटा को हम ऐसे समझाएंगे कि देखो पॉपुलेशन जो है इंडिया की, इंडिया में जो ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है, लगभग 8.5% लोग ट्राइब से रिलेटेड है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह किसको भेजा जाता है, तो उसमें इनका हिस्सा लगभग 40% है। यानी कि वैसे तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 10% में 50% तो बेचारे यही डिस्प्लेस हो रहे हैं, ट्राइब्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम इस चीज़ को। तो ये बहुत ही बड़ा इशू था। दूसरा इशू क्या था? दूसरा इशू था, इसका हम एग्जांपल कैसे देंगे, लैंड रिसोर्सेज का। बस्तर, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर था वहाँ पे माइनिंग अप्रूवल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? माइनिंग अप्रूवल दे दिया गया। हालांकि ग्राम सभा उसको अपोज कर रही थी, ग्राम सभा नहीं कह चाह रही थी कि भाई इसको दिया जाए, लेकिन ग्राम सभा के अपोज करते करते भी इस चीज़ को माइनिंग अप्रूवल दे दिया गया। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम हम देखेंगे कि भाई वीक ग्राम सभा। 5th शेड्यूल और जो पैसा एक्ट 1996 आया था वो कहता था कि भाई ग्राम सभा ही कंसेंट देगी ज़मीन पे कि इस ज़मीन का क्या करना है, तो उसकी कंसेंट कौन देगा? ग्राम सभा देगी। और माइनर फॉरेस्ट शेड्यूल पे भी ग्राम सभा ही कंसेंट देगी। लेकिन ये चीज़ जो लिखी हुई थी, ये चीज़ हुई क्या? ये चीज़ हो नहीं पाई। जैसे कि एग्जाम्पल हम देंगे नियामगिरी उड़ीसा। एग्जाम्पल किसका देंगे हम? नियामगिरी उड़ीसा का। नियामगिरी उड़ीसा कहता है कि भाई रिपीटेड वायलेंस हुआ है। किस चीज़ का वायलेशन हुआ है? ट्राइबल कंसेंट का। ट्राइबल कंसेंट को रिपीटेडली वायलेट किया गया है। जब नियामगिरी उड़ीसा में माइनिंग की को लीज पे देना था तो वहाँ पे ग्राम सभा की जो बात थी उसको मानना ही नहीं गया।
हम दूसरा एग्जांपल देंगे झारखंड का। झारखंड में स्पेशल एसपीटी जो रूल्स बनाए गए थे, स्पेशल जो प्रिवेंशन करना था ट्राइबल्स का, उसके जो रूल्स बनाए गए थे ना 2016-17 में, उनको डाइल्यूट कर दिया गया, उनको भी घुमा दिया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिससे कि अनरेस्ट हुआ। एक अगला पॉइंट आता है गवर्नेंस डेफिसिट। गवर्नेंस पे विश्वास नहीं था लोगों को, और लोगों को गवर्नेंस पे नहीं था और गवर्नेंस को लोगों पे नहीं था। क्यों? लोग कह रहे थे कि देखो हमारे यहाँ पे तो रोड्स ही नहीं बनाता कोई, हमारे यहाँ पे तो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तुम पुअर स्कूल है। इससे क्या होगी, जब रोड्स नहीं होंगे पुलिस कैसे जाएगी टाइमली, जस्टिस कैसे, जुडिशरी कैसे मिलेगा उनको। तो प्रॉब्लम गवर्नेंस डेफिसिट की भी थी। लेकिन अब अगर हम यहीं से घुमा करके देखें कि भाई हो सकता है लेफ्ट विंग ने ही रोक रखा हो, हम इधर की तो कमियां देख रहे हैं, इधर तो प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, लेकिन हमें दूसरी तरफ की भी देखनी पड़ेगी ना कि लेफ्ट विंग ने ही रोक रखा था 5th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट होने से। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नक्सल्स जो थे वो पैरेलल अथॉरिटी बनना चाहते थे। जो माओइस्ट थे वो कहते थे कि भाई जो अगर कोई ग्राम सभा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा तो वो उसको धमकाते थे कि तुझे हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो प्रिवेंट करते थे ऑफिसर्स को कि आप गांव में नहीं जा सकते। वो डिस्ट्रॉय कर देते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर गवर्नमेंट कोई स्कूल या रोड्स बनाने भी जाती थी तो उसको क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये सब चीज़ें घूम फिर करके कैसे क्या करती थी, वीक इम्प्लीमेंटेशन कर देती थी। 5th शेड्यूल काम कैसे करेगा फिर, जब ऑफिसर्स को आप गांव में नहीं घुसने देंगे, जब आप जो चुने गए लोग हैं ग्राम सभा के उनको धमकाएंगे, डराएंगे, अपने हिसाब से कराने की सोचेंगे, तो ये कैसे काम चलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अबूझमर एक जगह है छत्तीसगढ़ में। वहां पे डिकेड्स मतलब 20-25 साल तक कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच ही नहीं पाया। वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट ही नक्सल चलाते थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भैया साहब आपने गवर्नमेंट को पहुंचने ही नहीं दिया वहां तक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते थे। सीपीआईएम नक्सलिस्ट खुद तो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट पहुंच गए, खुद तो विधायक बन गए, लेकिन आप डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते थे। आप लोगों को डराते थे कि वोट डालना तो हमारे हिसाब से, नहीं तो मत डालना। जिसके कारण क्या होता था, लो टर्न होता था वोटिंग का, ड्यू टू आपके फियर से। दूसरा, लीडर्स को आप देखते थे कि भाई जो आपके खिलाफ काम करेगा, जो भी लीडर आपकी बात नहीं मानता था या जो भी लीडर आपके खिलाफ जाएगा, आपको लगता था कि वो तो भाई इन्फॉर्मर है, आप उसको इन्फॉर्मर की तरह देखते थे और उसको डेथ दे देते थे। पंचायत जो थी वो बिकम इनफेक्टिव हो गई थी। इलेक्शंस भी जो है हमें हैवी सिक्योरिटी के अंडर कराने पड़े थे। कहाँ पे? सुकमा में। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने डेमोक्रेसी को नहीं काम करने दिया, क्योंकि हमें इलेक्शंस जो थे सुकमा के वो भी हैवी सिक्योरिटी में कराने पड़ गए। अब सिक्योरिटी इशू क्या था? सिक्योरिटी वाले की भी एक प्रॉब्लम थी। सिक्योरिटी वाले लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देते थे, सेल्फ रूल पे नहीं। अब जो सरकार की जो सारी चीज़ें थी वो कहती थी पहले लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक कर ले, उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ रूल कैसे करना है। तो सिक्योरिटी का भी इशू था वहाँ पे। एग्जाम्पल, सलवा जुडूम करके एक संगठन बनाया गया था 2005 से 2009 तक। सलवा जुडूम ने, गवर्नमेंट ने क्या किया सलवा जुडूम में कि भाई ट्राइबल्स की ही एक फौज बना दी नक्सल के खिलाफ। तो यानी कि ट्राइबल ही ट्राइबल से लड़ रहा था अब। तो इससे भी डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल्स का बढ़ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, इसको खत्म करो, बंद करो। तो सलवा जुडूम बंद हो गया था 2009 में। अब क्वेश्चन आता है आपके साथ, देखो अब आपकी कितनी थीम्स हो गई यहाँ तक हम देखते हैं। तो हमारी पहली थीम जो थी वो हमने कवर की। हमारी दूसरी थीम थी कि भाई साहब डिटर्मिनेंट्स बताइए कि लेफ्ट विंग ईस्टर्न इंडिया में क्यों है, ये भी हमने कवर की। हमारी थीम थी कि भाई ये जो 5th शेड्यूल था इसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन ने कैसे लेफ्ट विंग को बढ़ाया, ये भी हमने कवर कर ली। अब हमारी जो दो मेन थीम है वो है कि करेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या थी लेफ्ट विंग को जीतने के लिए, कि भाई उनको सोशली और इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे लाया जाए, और गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी काउंटर करने के लिए लेफ्ट विंग को। अब हम इस तरफ देखेंगे। अब वेरियस करेक्टिव स्ट्रेटजीज अपनाई गई। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, अपने ही लोग हैं, इनको किसी टाइम पे प्रॉब्लम रही है हमसे, तो कोई बात नहीं, अब हम इनकी प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम सोशल ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, हम आपको सोशली ग्रो करना चाहते हैं।
तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, आपके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर करते हैं। राइट्स को रिस्टोर कैसे किया जाएगा? पैसा एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और 5th शेड्यूल को हम इफेक्टिव करेंगे। क्या बनाएंगे? इफेक्टिव बनाएंगे। हमने एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा क्या है कि हमने रिकॉग्नाइज राइट्स किए कहाँ पे? उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में हमने इनको राइट्स दिए। तो मोस्ट जो नैरेटिव था, जो नक्सलाइट का जो नैरेटिव था कि भाई स्टेट तो एक्सप्लॉइट करती है ट्राइबल्स को, तो जब ट्राइबल्स को हमने राइट्स दिए तो वो जो नैरेटिव था वो रिड्यूस हो गया, लोगों का जो उनकी तरफ झुकाव था वो कम हो गया। तो इस तरीके से तो हमने उनको सोशल ग्रोथ कराया। फिर हमने दूसरा काम किया डेमोक्रेसी पे। हमने डेमोक्रेसी पे कहा कि देखो, हम सेफ इलेक्शन कराएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे लोकल लीडर्स को और रिवाइव करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। हमने बस्तर रीजन में इससे क्या हुआ? वोटर टर्नआउट बढ़ गया जब सरकार ने कहा कि देखो डेमोक्रेसी को सेफ करेंगे। तो डेमोक्रेसी ने जो है अब धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया था वायलेंस को। अब जब लोग पहले उनको कोई ग्रीवेंस होता था तो जो बंदूक उठाते थे, अब वो डेमोक्रेटिकली अपनी बात रखते थे। हमने सोशल डेवलपमेंट कैसे की? हमने एक्सपेंड किया स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को और हॉस्टल्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमने फोकस किया न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे। तो जो मोस्ट जो रिक्रूट करते थे यूथ को, वो कट ऑफ हो गई। अब बच्चे पढ़ने लगे, हॉस्पिटल्स दिखने लगे, उनको आगे बढ़ने की सोचने लगे। तो अब वो जो रिक्रूटमेंट थी कि भाई हम भी बंदूक उठाएंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, वो धीरे धीरे कम हो गया। तो हमने सोशली इस तरीके से काम किया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, सोशली ग्रोथ अपनी जगह पे है, एक इकोनॉमिकली ग्रोथ भी देते हैं, बेस्ड बना करके, स्ट्रेटजी बना करके एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने सबसे पहले क्या दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने 14,000 किलोमीटर का रोड लेफ्ट विंग एरियाज में बनाया। कितना किलोमीटर? 14,000 करोड़। हमने इंस्टॉल करना शुरू किया किस चीज़ को? मोबाइल टावर को, डिजिटलाइजेशन को। अब कोई भी फायदा पहुंचाना था, उनको हम क्यों 1950 में जिंदा रखे लोगों को, कि लोगों को लगे कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। मोबाइल टावर सरकार ने इंस्टॉल करने शुरू किए और वहाँ पे 5,000 मोबाइल टावर इंस्टॉल किए गए, जिससे कि उन तक आज की सुविधाएं पहुंचाई जा सके, जिससे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सके, जिससे कि पुलिस भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके उनके साथ और वो लोग भी कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे के साथ। और ये जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकल के आया वो आया सुकमा और बीजापुर से। फिर हमने कहा कि उनको चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अब आपको हम कुछ पैसा कमाने का तरीका बताते हैं, लाइवलीहुड। हमने मनरेगा स्कीम को जारी किया वहाँ पे। हमने स्किल इंडिया को लेकर के गए, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के गए, एमएसपी भी दिया कुछ प्रोडक्ट्स पे उनको कि भाई साहब आपको मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस भी देंगे कि इससे नीचे आपकी चीज़ें नहीं खरीदी जाएगी। तो इससे क्या हुआ? उनको इनकम आनी शुरू हुई। उसके बाद में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो प्रॉब्लम थी उनको कि भाई डिस्प्लेस हो जा रहा है, इंडस्ट्री वाले तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, तो हमने उनको पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट दिखाया। हमने इंडस्ट्रीज को बोला कि देखो मैंडेटरी है आपके लिए सीएसआर का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स के लिए सीएसआर स्पेंडिंग आपको करनी पड़ेगी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये सीएसआर जो स्पेंडिंग हुई है कहाँ पे हुई? उड़ीसा में बहुत अच्छे से हुई। तो ये दावा है, ये इसका एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स कैसे, गवर्नेंस के लिए हमने रेस्पॉन्स कैसे दिया? ये भी एक प्रॉब्लम थी। ट्रस्ट डेफिसिट को हमने कहा कि देखो हम स्पीडी जुडिशियल सिस्टम देंगे आपको, रेगुलरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैंप्स लगते थे गाँव में, ठीक है, और सरेंडर पॉलिसी कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपका एनकाउंटर नहीं करेंगे, आप सरेंडर कीजिए और जुड़िए, कमाइए और अच्छे से अपने को ग्रो कीजिए। ये स्ट्रैटेजी चल रही थी करेक्टिव करने के लिए। ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी? करेक्ट करने के लिए, कि जो पहले गड़बड़ हो गया है उसको करेक्ट कर लिया जाए। लेकिन नक्सलिज्म जो है वो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। वो जब ख़त्म नहीं हो रहा था तो फिर सरकार ने कहा कि देखो अब हम लेकर के आ रहे हैं सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट समाधान डॉक्ट्रिन। अब ये जो समाधान डॉक्ट्रिन थी इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि समाधान था क्या। समाधान में जो पहला एस था उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हमको स्मार्ट लीडरशिप देनी है। स्मार्ट लीडरशिप कैसी होगी? अगर हमें नक्सल्स पे कोई कार्रवाई करनी है तो हम यूनिफाइड कमांड से करेंगे, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में करते हैं। सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स और स्टेट पुलिस तीनों मिलके एक यूनिफाइड कमांड के थ्रू अटैक करती है। तो स्मार्ट लीडरशिप में पहली चीज़ क्या आई? यूनिफाइड कमांड।
हमने कहा हम कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे सेंट्रल और स्टेट का आपस में। हमने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लीडरशिप को एम्पावर करेंगे, और ये हमने कहाँ पे कर दी थी, बस्तर रीजन में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लीडरशिप थी। तो हमने स्मार्ट लीडरशिप को ऐसे चुना। दूसरा जो आएगा वो आएगा एग्रेसिव स्ट्रेटजी। ऐसे क्या आएगा, अग्रेसिवली हम हो गए। अब हमने प्रोएक्टिव ऑपरेशन शुरू कर दिए, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन डबल बुल। ये लिखने हैं, 4 ऑपरेशन आ चुके हैं, ऑपरेशन स्टेपलिज, ऑपरेशन ग्रीन हंट। फिर अब क्या शुरू किया है 2018 के बाद में हमने, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन डबल बुल। हमने कहा कि हम एग्रेसिवली नक्सलियों को छुपने के लिए कोई सेफ हेवन नहीं देंगे। सुकमा में क्या हुआ इससे, सुकमा में टॉप जो लीडरशिप थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो अब हमने कहा, हम एक संदेश देना चाहते थे कि हम अग्रेसिवली तुम्हारी तरफ आएंगे तो तुम्हारे लिए छुपने का कोई जगह नहीं होगा, नो सेफ हेवन। ऑप्शन नंबर 3 को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एम बनता है, समाधान में एम बनता है। तो एम से क्या बनेगा, मोटिवेशन और ट्रेनिंग। हमने मॉडर्न ट्रेनिंग दी अपने लोगों को। हमने क्या बनाया, कोबरा फोर्स। क्या बनाया, कोबरा फोर्स। और कोबरा फोर्स स्पेशलाइज था जंगल वेलफेयर करने के लिए, क्योंकि नक्सल्स कहाँ पे छुपते थे, जंगल में। तो हमने स्पेशलाइज किया इनको जंगल वेलफेयर करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है मॉडर्नाइजेशन का, कोबरा फोर्स। अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अब भाई जानकारी भी तो होनी जरूरी है ना कि कौन कहाँ छुपा है। तो उसमें समाधान में ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस हम कैसे गैदर कर रहे थे, टेक्नोलॉजी से, लोकल से और रियल टाइम से। हमने सरेंडर जो कैडर्स थे, जो लोग सरेंडर करके आ जाते थे, उनको भी इंटेलिजेंस का सोर्स बनाते थे हम, कि बताओ कहाँ कहाँ छुपते थे तुम। जो हमने टावर्स लगाए थे पहले, 5000 मोबाइल टावर्स बनाए, रोड बनाए, ड्रोन से सर्विलेंस करनी शुरू की, हम फोन हैकिंग कर रहे थे, फोन टैपिंग कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी, लोकल्स, रियल टाइम से हमने इंटेलिजेंस गैदर करनी शुरू की। उसके बाद हमने कहा कि देखो हम डी से क्या करेंगे, हम लोग डी से काम करेंगे, डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग कैसी होनी चाहिए, डैशबोर्ड बेस्ड। हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या कब हुआ क्या नहीं। एमएचए मॉनिटर करता था, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वो मॉनिटर करती थी वायलेंस इंसिडेंट को, कि कितना वायलेंस हुआ, कितने लोग मारे गए। रोड कंस्ट्रक्शन को, कि कितना रोड का निर्माण हुआ है। मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन को, कि कितने मोबाइल टावर लगाए गए, नहीं लगाए गए तो क्यों नहीं लगाए गए। और वेलफेयर कवरेज को, भाई पीडीएस जो है वो मिल रहा कि नहीं मिल रहा, पहल सब्सिडी मिल रही कि नहीं मिल रही, एलपीजी पहुंच रहा घर में, नहीं पहुंच रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच रही तो नहीं पहुंच रही, क्यों नहीं पहुंच रही। और इन सब के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एमएचए ने कहा कि भाई आप रेस्पॉन्सिबल होंगे अगर ये चीज़ डिले होगी तो हमने मॉनिटरिंग बढ़ा दी, यानी कि लोगों को सुविधा देनी ज़्यादा कर दी। उसके बाद में हमने कहा हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, हार्नेस करेंगे। हम सर्विलेंस कैसे करेंगे, हम सर्विलेंस कैसे करेंगे, ड्रोन्स के थ्रू। हमने मैपिंग करना शुरू कर दिया कि इस एरिया में कितना हो सकता है, जीआईएस के थ्रू। हमने फोन्स को सैटेलाइट फोन्स देने शुरू कर दिए, फोर्सेज को, कि अगर कोई मोबाइल टावर को नक्सल वाले उड़ा भी देते हैं तो ऐसा ना हो कि भाई आपकी सिम ही बंद हो जाए, नहीं, सैटेलाइट फ़ोन का यूज करो आप। फिर हमने देखा कि भाई हमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। एक्शन प्लान क्या बनाया हमने 3 चीज़ों पे ध्यान दिया कि डेवलपमेंट एक तो रोड कनेक्टिविटी से होगा, एक मोबाइल टावर से होगा, और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। जो ये पिछड़े हुए जिले हैं ना, इन ये एस्पिरेशन हैं, एस्पायर है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए सरकार क्या लेकर के आई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इन पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। सरकार ने अगला काम किया कि हम आपको एक्सेस नहीं होने देंगे फाइनेंस से। तो जो माओइस्ट को जो फंडिंग होती थी उस पर हमने चोक लगाने की कोशिश की। कैसे क्रैक डाउन करने की कोशिश की कि भाई ये जो आप एक्सटोर्शन लेते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े व्यापारियों को, आप जो ब्लैकमेल करके एक्सटोर्शन लेते हो, किसी का किडनैप करके एक्सटोर्शन लेते हो, ये नहीं चलेगा। आप जो कलेक्शन लेते हो वो नहीं चलेगा। इलीगल जो माइनिंग करते हो, नक्सली इलीगल माइनिंग भी करके पैसा कमाते थे, क्योंकि उनको भी हथियार चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने
उन पे क्रैक डाउन किया। तो ये आपकी बन गई समाधान पॉलिसी, और ये समाधान पॉलिसी के सारे एग्जांपल्स लिखने हैं आपको, और इस तरीके से आप कह सकते हैं सारा डाटा दे करके कि नक्सल मूवमेंट को इस तरीके से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे फैला, ये गवर्नमेंट कर रही है, आपका काम हो जाएगा।